वेलकम स्टूडेंट्स। हम अपना अगला चैप्टर लेकर आ गए हैं। ये चैप्टर नंबर थर्ड है इंडियन इकोनॉमी का। दो चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिए, जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे आज़ादी के समय यानी 1947 जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद हमने कैसे किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रन करने का प्रयास किया। मतलब 1947 में अंग्रेज क्या छोड़कर गए थे, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा। और फिर उसके बाद 1950 से जब हमने अपनी पॉलिसी बनाना शुरू किया, वहां से लेकर 1990 यानी 1990 तक, 1950 से लेकर 1990 तक हमने अपने देश को कैसे चलाया, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, 90 तक आते आते हमें इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही है। क्योंकि जितने भी पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि शुरू शुरू में सारे जितने भी बड़े, आप हमने 3 शेड्यूल पढ़े थे ना, उसके अंदर ए में कितने पार्ट गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखे थे, फिर कितने प्राइवेट को दिया था। यानी प्राइवेट एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहा था। यानी प्राइवेट सेक्टर का जो आगे एनकरेजमेंट था वो बिल्कुल जीरो के बराबर था। प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था, नेग्लिजिबल रोल था प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देश के लिए उस समय तो जरूरी था, लेकिन कुछ समय बाद ये नेगेटिवली अफेक्ट करने लगा हमें। कैसे? 1990 तक आते आते जितने भी हमारे पीएसयूज थे, उसमें से ज्यादातर ज्यादातर लॉस रनिंग करने लगे। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर लॉस रनिंग करने लगे। देश के सामने समस्या पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि जितने भी पीएसयूज थे, हमारी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है, और हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं था, जिससे क्या हुआ, एफिशिएंसी हमारी डाउन होती चली गई। ठीक है, और फिर लॉस होने लगा, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हो गया कि यार हमें कुछ नया करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना चाहिए। राइट, इसीलिए 1991 में एक रिफॉर्म आया। और आपको पता है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो चाइना है, वहां भी 1978 के आसपास, 78-79 में एक रिफॉर्म आया था। हमसे 12-13 साल पहले ही वहां पर रिफॉर्म आ गया था। ठीक है, तो उसको भी देखा हमने, उससे भी एक आइडिया लिया कि हाँ यार, ये रिफॉर्म जरूरी है। हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो आगे चलकर वो भी पीएम बने देश के हमारे। ठीक है, तो इन लोगों ने डिसीजन लिया, और फिर ये 1991 की जो पॉलिसी है आपकी, ये यहाँ पर लागू की गई। अब इस पॉलिसी की खास बात क्या थी, 1991 की पॉलिसी में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, वो देख लेते हैं। देखो बेटा, इस पॉलिसी के अंदर ना, ये है 1991, इस पॉलिसी के अंदर इसको ना हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, इस पॉलिसी को। ठीक है, एलपीजी का क्या मतलब है सर? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ एल का मतलब देखते हैं हम। उसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। फिर बात करते हैं पी का। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। और फिर मतलब होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तीसरा जो हमारा बनता है ग्लोबलाइजेशन। तो आपको तीनों वर्ड का मतलब पता लग गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों है क्या, जरा इस बात को समझ लो। भाई, लिबरलाइजेशन का मतलब था गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को लिबरल कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए एक इजी एक्सेस कर दिया, कंपटीशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। और जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, वो हटाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और फिर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए इसमें काम किए गए। ठीक है, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर जो लॉस रनिंग थे, उस लॉस रनिंग को या तो उनको बेच दिया गया पूरा पूरा, या उनका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, ताकि उसका मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में चला जाए, और वो उस व्यापार को, उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सके। ठीक है बेटा, और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ मीनिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हम देखते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यानी हमारी इकोनॉमी को दुनिया के साथ इंटीग्रेट करना, व्यापार के लिए, यानी कि ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी चेंजेस एक्सचेंजेस के लिए, हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सके, हम ट्रेड कर सके एक दूसरे के साथ, एफडीआई को एनकरेजमेंट हो सके, यानी विदेशी हमारे देश में आकर बिजनेस कर सके। इसका मतलब यहाँ पर हम एक ओपन इकोनॉमी बन गए। पहले हम क्लोज थे, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए, हम ओपन इकोनॉमी बन गए बेटा। ठीक है, तो ये चेंजेस हमारे 1991 में मेजर चेंजेस जो थे वो लाए गए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमें क्या, ये 3 टॉपिक तो पढ़ने हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। आप लोगों ने डीमोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा। जब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन आया, तो उसमें क्या किया गया था? डीमोनेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ था बेटा, इसमें हमने 500 के और 1000 के जो करेंसी थी हमारी, उनका लीगल टेंडर खत्म कर दिया था। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चीज हमारे देश में आई थी, वो था हमारा जीएसटी। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक और इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, जिनके बारे में पढ़ना है। पूरा चैप्टर इतना ही है, मुश्किल से 15-20 मिनट का लेक्चर बनने वाला है। इसको ध्यान से सुनो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि देखने के बजाय अगर आप कान में सुनेंगे मैंने मेरी बातें, तो सुन के ही पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं हम इस चैप्टर के लिए। अपने पेज पर आ जाते हैं। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है। पहला लिखा हुआ है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है बेटा? देखो क्या पढ़ना है हमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक है, और एक जीएसटी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेन यहाँ से स्टार्ट है आपका, ये पढ़ना है पहला टॉपिक, लिबरलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन जो था हमारा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है चार्ट में बिल्कुल वही बताया गया है जो नीचे लिखा हुआ है, तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ, वो समझ में आ जाएगा आपको। रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी यानी ट्रेड करना, व्यापार करना, इस पे गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी, जो कि पहले बहुत टफ रूल थे, ठीक है। क्यों दी रिलैक्सेशन, ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा उसका, ताकि रिड्यूस कर सके स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी पे, और प्रमोट कर सके कंपटीशन, और एनकरेज कर सके प्राइवेट एंटरप्राइज को, राइट। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, उनको जरा ध्यान से देखो। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री, सरकार ने क्या किया, जिन इंडस्ट्री पे ज्यादा मतलब रेगुलेशन बना रखे थे, कंट्रोल बना रखे थे, वो कम कर दिए। ईजिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स थे, ठीक है, जो टफ कर रखे थे रास्ते प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनको आसान बना दिया गया। और लिबरलाइजिंग पॉलिसी बनाई गई, सेक्टर लाइक फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था अब वो इन सेक्टर्स में जा सकता था। टेलीकम्युनिकेशन जो कि पहले गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था, वो प्राइवेट प्लेयर्स को देना शुरू कर दिया। ऐसे ही फाइनेंस का सेक्टर है, बैंकिंग वैंकिंग का, ठीक है बेटा। अब इसके फीचर देख लेते हैं फटाक से। फीचर्स में क्या है बेटा, मार्केट डीरेगुलेशन, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, ट्रेड लिबरलाइज कर दिया और फाइनेंस सेक्टर का रिफॉर्म कर दिया, यानी कि अब उसके अंदर कंपटीशन दे दिया ताकि उससे एफिशिएंसी बढ़े इन सेक्टर्स की। कैसा कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर भी अब ये बिजनेस कर सकते थे, बैंकिंग का, फाइनेंस का, इंश्योरेंस का, ठीक है बेटा। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसका डेफिनेशन देखो। ट्रांसफर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। स्टेट ओन्ड का मतलब क्या होता है, वही पीएसयू जो सरकारी कंपनी थी, किसके हाथ में दे दिया इन्होंने, प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है बेटा। क्या ऑब्जेक्टिव था ऐसा करने से, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस आए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए सरकार की, कैसे, बाय रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्राइवेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आपको पता है प्राइवेट लोग कंट्रोलिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। हमारे देश में तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनका कंट्रोल अच्छा नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, बिजनेसेस में लॉस होने लगे, तो प्राइवेटाइजेशन एक ऑप्शन आया। क्या गवर्नमेंट ने मेजर लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया प्राइवेटाइजेशन के लिए, यानी कि अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है, इसको आप लिख देना सेल ऑफ शेयर्स। गवर्नमेंट ने इसकी जगह मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, क्या समझना है, सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को क्या किया, सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स माने यहाँ हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अब इसके फीचर देख लेते हैं बेटा। वही फीचर है जो हमने अभी ऊपर पढ़े। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म किया गया, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया जो गवर्नमेंट का था, ताकि ओनरशिप को रिड्यूस किया जाए और प्राइवेट प्लेयर को थोड़ा एनकरेज किया जाए। और फिर एनकरेज करने के लिए क्या किया गया, फैसिलिटेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन सेक्टर ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी जो पहले ट्रेडिशनली सरकार के लिए सेक्टर रिजर्व थे, उनको प्राइवेट के लिए भी ओपन कर दिया गया, ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या किया गया सरकार के द्वारा, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है खुद की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो ये लिखा है, इंटीग्रेटिंग ऑफ नेशनल इकोनॉमीज विद द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस, ठीक है बेटा। यानी कि व्यापार करके, इन्वेस्टमेंट करके एक दूसरे के देश में, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करके, ठीक है। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ले जाना था, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मार्केट में हमारा एक्सेस हो जाए, हमारा भी सामान बाहर जाके बिक सके, ठीक है। सरकार ने इसके लिए क्या मेजर्स लिए, सबसे पहले ओपन अप द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी हमने अपने आप को एक ओपन इकोनॉमी बना दिया, ताकि फॉरनर्स जो हैं, भैया हम हैं, यानी कि फॉरनर यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर सके और हम उनके देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके। लिबरलाइज्ड पॉलिसी बना दी, एनकरेज एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाने लगा, क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जीरो कर दी गई, ताकि भाई विदेश में बेचो। एक टॉपिक इसके अंदर है, वो देख लेना, SEZ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एस, दोबारा लिख देता हूँ, SEZ, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने ग्लोबलाइजेशन को एनकरेज करने के लिए, यानी कि अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने के लिए, SEZ, ये पहला कॉन्सेप्ट, चाइना ने भी इसको अपनाया था, तो हमने भी अपनाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते थे बेटा, एक एरिया बना दिया जाता था विद इन कंट्री, देश के अंदर, और वो बहुत बड़ा एरिया होता था, अभी भी है हमारे देश के अंदर। उस एरिया में हर प्रकार के मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज की पूरी सुविधा दी जाती थी, और फिर जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे उनको यहाँ बुलाया जाता था। देखो बेटा, अगर सपोज करो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है और वो अपना काम करना चाहता है, सपोज करो उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, सब कुछ किया, लेकिन जिस दिन काम स्टार्ट होना है उस दिन लाइट चली गई, पावर कट लग गया, क्या फॉरेनर्स भारत जैसे देश में फिर आना पसंद करेंगे, जहाँ पर लाइट टाइम पर नहीं आती, जहाँ के ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। उस समय ये जरूरत थी कि वो कैसे आए, तो उसके लिए हमने ये SEZ बनाया, यानी एक एरिया पूरा बना दिया जहां पर फॉरेनर्स आए और अपने बिजनेस को करें। यानी SEZ में कौन बिजनेस कर सकता है सर, केवल दो ही लोग बिजनेस कर सकते हैं, एक तो वो लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो भारत में आके काम करना चाहते हैं, और दूसरा भारत के वो लोग जो सामान बनाकर विदेश में बेचना चाहते हैं, यानी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 100% एक्सपोर्टर यहाँ पे जाके काम कर सकता है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है,
ठीक है, जिसको एक बिजनेसमैन को जो रिक्वायर्ड होती हैं वो मिल जाती हैं। तो एससीजेड के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके फीचर देख लेते हैं बेटा। देखो फीचर में क्या है, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी आपको पता ही है, और इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। क्या इम्पैक्ट आया, लिखा फॉस्टर्ड किया हमने किसको, यानी हमने आगे बढ़ावा दिया कंपटीशन को, इनोवेशन को, एफिशिएंसी ताकि आ जाए, ताकि हमें ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर मिल जाए। ठीक है, तो ये तीनों थे हमारे, तीनों हमने पढ़ लिया एलपीजी के बारे में। फिर से एक बार बताया था, लिबरलाइज का मतलब होता है रिलैक्सेशन दे दी गई, कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करोगे तो कुल मिला के इसका अगर क्रक्स निकालोगे तो वो क्या है बेटा, जो गवर्नमेंट के लॉस रनिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसका कुछ हिस्सा या पूरा पूरा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी आगे उसमें काम कर सके और उसका फायदा सरकार को मिल सके, देश को मिल सके, जो उनकी एक्सपर्टीज थी कंट्रोलिंग सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, जो आपने बता दिया कि अपनी इकोनॉमी को दुनिया के साथ जोड़ना ताकि लेन देन हो सके, ओपन इकोनॉमी हमने अपने आप को बना दिया। इससे पहले हम क्लोज इकोनॉमी थे जिससे बाहर से लेन देन कम था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमने एक्सपोर्ट वगैरह को ज्यादा एनकरेज किया, एसएजेड जैसे एरिया डेवलप किए, सो दैट कि यहाँ पर फॉरनर आ सके। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं इसके आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं जरा। आगे का पॉइंट क्या है बेटा, वो है इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। जो एलपीजी रिफॉर्म हमने किया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो पढ़ना है हमें। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, ठीक है, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मॉडर्नाइजेशन हो गया इंडस्ट्री का, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। ठीक है बेटा, दूसरा फायदा क्या हुआ बेटा, ये मतलब फायदे के रूप में समझ लो ग्रोथ को। दूसरा क्या है, ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडिया बिकेम सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा भी भाई बाहर जाकर एक पहचान बन गई, हम फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर थे उनको हम अट्रैक्ट करने लगे, और हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ गया इंटरनेशनल ट्रेड में। ये कीवर्ड्स अगर आप लिखोगे पेपर में तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। कुछ चैलेंजेस आए हमारे सामने, क्या चैलेंजेस आए बेटा, ये सब तो हमने कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्री को बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया, लेकिन कुछ हर चीज के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। तो पहला नुकसान क्या है, ब्रॉड इनकम डिस्पैरिटी। भाई देखो, जब ये सब बिजनेस वगैरह बढ़ता है तो कौन बिजनेस करेगा, गरीब किसान। एक गरीब आदमी तो कर नहीं सकता था, अमीर लोग ही बिजनेस कर रहे थे, अंबानी अडानी जैसे। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा बेटा, अमीर अमीर और बनता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा हुई। दूसरा, रीजनल इम्बैलेंस होता है बेटा, जैसे रीजनल क्या, ज्यादातर व्यापार कहाँ होता था, मुंबई में हो रहा है जी, ठीक है, या तो फिर मान लो दिल्ली से हो रहा है। कुछ राज्य तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, यानी वहां लोगों के पास काम था, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो अच्छा होने लग गया, सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी राज्य, बिहार जैसे, यूपी जैसे, यूपी तो आज फार बेटर हो गया, लेकिन इससे पहले बड़ा बुरा हाल था बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये रीजनल इम्बैलेंसेस हो रहा था। कुछ राज्य अच्छे अमीर बन रहे थे, कुछ गरीब हो रहे थे, जो कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। कंट्री पूरा एज अ होल उसका फायदा होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ पार्ट डेवलप हो रहे हैं, कुछ नहीं, तो ये गुड साइन नहीं होता। तो दूसरा ये नुकसान था। तीसरा, एनवायरमेंटल कंसर्न। आपको पता है फैक्ट्री वगैरह लगती है, उनका वेस्ट वगैरह पानी में जाता है, या वहां से निकलने वाला धुआं एनवायरमेंट को कितना पॉल्यूट करता है। तो ये सब कंसर्न पैदा हो गए, ठीक है। सॉरी, विच रिक्वायर्ड सब्सिक्वेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, जिसके कारण, जिसमें उस समय जरूरत थी कि सरकार क्या करे, पॉलिसी में इंटरवेंशन करे और इन चीजों को ठीक करे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ अप्रेजल। अप्रेजल का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। बंदों बच्चों से पूछा जाता है एनालिसिस करो, बच्चों से बोला जाता है इनोमरेट करो, बच्चों से पूछा जाता है अप्रेजल करो, तो उल्टा ही पुल्टा कुछ आंसर लिखा जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि किस क्वेश्चन में, मतलब जो पूछा है उसका क्या मीनिंग है, केवल वही जवाब देना। अप्रेजल आ जाए तुम्हारे पेपर में तो अप्रेजल में क्या बताना है, कुल मिला के मेरिट डिमेरिट समझ लो, यही होता है अप्रेजल। ठीक है, यानी कि जो भी पॉलिसी ये बनी, इसका क्या फायदा हुआ, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा, जॉब मिल गई लोगों को। जॉब कैसे मिल गई सर, भाई वहां से अगर फॉरेनर यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, कंपनीज लगाएंगे, तो उसमें तो लोग चाहिए होंगे ना काम करने के लिए, तो जॉब मिल गई। और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी पहले से काफी बेटर हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट है इसके बारे में कि 90 से लेकर 1991 से लेकर 2000 तक बेटा, ये 10 सालों में हमारे पास इतना डेवलपमेंट हुआ जितना कि 1947 से लेकर 1990 तक, यानी कि 1947 से लेकर 1990 तक जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इन 10 सालों में इस पॉलिसी की वजह से उससे ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। अब आ जाओ चैलेंजेस, वो क्या है, इनकम इनइक्वालिटी, जैसा मैंने बताया कि किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम, जो कि अच्छी चीज नहीं होती। समाज का एक हिस्सा एक्सप्लॉइट होने लगता है अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो वही लिखा है, वाइडर इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये क्या करेगा, सोशल इनइक्वलिटी को इंक्रीज करेगा। इसकी जगह वर्ड लिख देना क्या, तो इंक्रीज, इंक्रीज सोशल इनइक्वलिटीज। ठीक है बेटा, अच्छा, आगे क्या लिखा है, रीजनल डिस्पैरिटीज।
क्या लिखा हुआ है? रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटी मैंने आपको बता दिया कि कुछ जगह ऐसी थी, कुछ एरिया ऐसे, कुछ राज्य ऐसे थे जो पैसे वाले होते चले गए, कुछ राज्य क्या हो गया, वो गरीब होते चले गए। तो यानी कि डेवलपमेंट वाज अनइवन, यानी इवन नहीं था, बराबर नहीं था। विद अर्बन एरियाज बेनिफिटिंग मोर एंड रूरल रीजन्स नहीं कर रहे थे, यानी कि रूरल जो रीजन थे उनकी तुलना में जो शहरी क्षेत्र थे, अर्बन एरियाज थे, उनको ज्यादा फायदा हो रहा था। ठीक है, दूसरा नुकसान। तीसरा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट था उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ रहा था, जैसा मैंने आपको बताया। क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन लेड टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। ठीक है बेटा, रिसोर्स का नुकसान होने लगा। मान लो वेस्ट तुम पानी में डालोगे तो पानी जो रिसोर्स है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, या वेस्ट को अगर तुम डंप करोगे, मतलब जमीन में गड्ढा खोद के कर दोगे, तो वो बैरन यानी बंजर हो जाएगी वो जमीन भी। तो ये सब था। तीसरा है वनरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक्स। ये ग्लोबल शॉक्स क्या होते हैं बेटा, ये समझो। यानी कि जो अब हम ग्लोबली जुड़ गए, हमारा व्यापार दूसरे देशों के साथ होने लगा, तो एक डिपेंडेंसी आती है। सपोज करो हमारा व्यापार ज्यादा से ज्यादा रशिया के साथ होने लगा, तो बेटा अगर रशिया में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। यही होते हैं ग्लोबल शॉक्स, यानी कि पूरी दुनिया में होने वाले जो भी चीजें हैं, जो नुकसान है, जो शॉक्स हैं, यानी उनके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर पूरी दुनिया में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ना लाजमी हो गया, क्योंकि अब हम ग्लोबली कनेक्ट हो चुके थे। ठीक है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। अगला देखो बेटा, अगला क्या है हमारा? पॉलिसी एडजस्टमेंट। ये क्या है? कह रहा है पॉलिसी एडजस्टमेंट की क्या होता है? सोशल सेफ्टी नीड्स। कह रहा है इंटरवेंशन लायक मनरेगा, सरकार ने देखा भाई कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, पॉलिसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या किया? जैसे ये मनरेगा नाम का एक वो बनाया हमने, एक पॉलिसी बनाई, इसमें चेंज किया। एम्ड एट मिटिगेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन वनरेबल सेक्शन, जो गरीब सेक्शन है उनके लिए हमने ये पॉलिसी बनाई। इसके अंदर क्या था? कुछ जॉब वगैरह कुछ दिन का हमने गवर्नमेंट ने एक वादा किया कि भाई इतना जॉब तो आपको मिलेगा, 100 डेज टाइम, कुछ टाइम डिसाइड हुआ था लोगों को। अगर सरकार के पास कोई काम नहीं है तो भी लोगों को जॉब मिलेगा। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंटरवेंशन किया गया। हमने बोला कि भाई पॉलिसी में जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि भाई ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान ना हो, यानी डेवलप द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है बेटा। और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी थी, ऐसा नहीं कि कुछ एरिया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ एरिया ऐसे पीछे रह जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी फोकस ऑन एड्रेसिंग द इनकम डिस्पैरिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस। उनको मिला के चलना था, उनको अलग करके नहीं चलना था। तो अब इससे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? कंक्लूजन हमारा क्या आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कह रहा है मार्क द पाइवटल मूवमेंट इन इंडियाज इकोनॉमी हिस्ट्री, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा हुआ इसके कारण। ठीक है, आउटकम क्या निकला? एक सिग्निफिकेंस चेंज आया भारत के अंदर, ये समझो। आउटकम क्या हुआ? एक्सेलरेट हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया हमारा, एंड वाइल पोजिंग द चैलेंजेस रिक्वायरिंग पॉलिसी इंटरवेंशन ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमने इन दो चीजों को भी इंक्लूड कर लिया, यानी हमने ये देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी सबको, और कोई मतलब एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, आने वाली जनरेशन को नुकसान ना हो। ठीक है बेटा। और हमने क्या किया कि भाई एक इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कंक्लूजन हमारा निकलता है इससे। ठीक है, अब आ जाइए बेटा, अगला टॉपिक है। अब ये 1991 तक तो आपने पढ़ लिया, एलपीजी 3 है। अब यहाँ पर आता है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन क्या था मैंने बताया आपको। कह रहा है एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर, यानी कि लीगल टेंडर हटा देना किसी करेंसी का। किस लिए हटा देना? टू कर्ब करप्शन, करप्शन को कंट्रोल। कर्ब माने क्या होता है बेटा? कंट्रोल करना। काउंटर फिटिंग, काउंटर फिटिंग क्या होती है बेटा? नकली नोट बना लेना। एंड ब्लैक मनी, कई लोगों के पास ब्लैक मनी होता है जिसपे वो टैक्स नहीं भरते, छुपा के कैश के फॉर्म में रखते हैं। तो जब वो करेंसी ही खत्म हो गई, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने एक ही ऑप्शन दिया, इधर यू डिपॉजिट योर मनी इनटू द बैंक, अदरवाइज दे विल हैव नो वैल्यू, यानी तुम्हारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। और आपके पास ऑप्शन है कि भाई उसको जमा करा दो बैंक में। अब जिसके पास ब्लैक मनी है, विल ही डेयर टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक? आंसर इज नो, वो डेयर नहीं करेगा, उसे पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगा, अपने आप मार्केट से वो करेंसी बाहर हो जाएगी। ठीक है, कब किया गया? 8 नवंबर 2016। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने इनवैलिडेट कर दिया 500 और 1000 के नोट। ठीक है, अच्छा इसका इंपैक्ट देखो जरा बेटा। फायदे के साथ साथ हर चीज के नुकसान होते हैं। अब शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या आया? लिक्विडिटी क्रंच आ गया, लोगों के पास पैसे नहीं थे। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई इन कैश डिपेंडेंट सेक्टर। भाई पैसे वाले तो ठीक थे, लेकिन यहाँ पे कैश की जरूरत होती है, ऐसे सेक्टर जैसे हम लोग डेली सब्जी वब्जी खरीद रहे हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, या मिडिल क्लास है, या गरीब लोग हैं, तो वहां पे कैश क्रंच हो गया, पैसा था नहीं। और डिसरप्शन इन इनफॉर्मल सेक्टर, वही बता रहा हूँ, रेडी पटरी वाले, इनका जीवन थोड़ा सा बदहाल हो गया था। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगा लेकिन इसका? एनकरेज शिफ्ट टुवर्ड्स द डिजिटल पेमेंट। इसका फायदा ये हुआ, देख रहे हो आज 2016 से 2025 में पहुंच गए, अराउंड 9 ईयर्स हो गए हैं।
तो एक शिफ्ट हो गया हमारा डिजिटल पेमेंट की तरफ, ठीक है। फॉर्मल इकोनॉमी में अब देख रहे हो हम लोग पेटीएम और यूपीआई इन सब का पेमेंट करते हैं, तो यही शिफ्ट हो गया। इसका एक फायदा हुआ, इंक्रीज यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब हम बैंकिंग सर्विसेज का और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का ज्यादा यूज करने लगे। एम्ड एट रिड्यूसिंग द ब्लैक मनी सर्कुलेशन। और हमारा इससे क्या एम था, ताकि ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोका जा सके। बेटा ब्लैक मनी जो होती है वो कैश में ट्रांजेक्ट होती है, अगर कैश में ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं तो ब्लैक मनी रहेगी नहीं, ठीक है बेटा। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या मेजर लिया ऐसा करने के लिए, तो कह रहा है इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने न्यू करेंसी 2000 के और 500 के। 500 को रीडिजाइन कर दिया गया और 2000 का नया नोट आया। प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट किया थ्रू इनिशिएटिव लाइक भीम यूपीआई ऐप और यूपीआई, ठीक है। भीम ऐप बना दिया जिससे पेमेंट आप कर सको। अब इसका एनालिसिस इवोल्यूशन करो। सक्सेस क्या रहा, इनिशियल इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड सिंबॉलिक जेस्चर अगेंस्ट द ब्लैक मनी एंड करप्शन। सिंबॉलिक, बिना कुछ कहे ही ब्लैक मनी को, इसके कारण डिजिटल पेमेंट जब होती है ना, बिना कोई एक्शन लिए बिना शोर मचाए, ब्लैक मनी और करप्शन कम हो गया, ठीक है बेटा, इसकी वजह से, क्योंकि डिजिटल पेमेंट और था। चैलेंजेस क्या थे, इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ और जीडीपी स्लो हो गई हमारी थोड़े समय के लिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन थोड़े कम हो गए थे बेटा, सेल परचेज कम हो गया था, ठीक है। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मिक्स्ड आउटकम क्या है, एम्ड एट कर्बिंग द, यानी कि इसका क्या एम था, ब्लैक मनी को कर्ब करना एंड प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट। बट कुछ हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं ऐसी चीजों के लिए, जो कि इकोनॉमिक डिसरप्शन एंड दूसरा स्लो डाउन हो गया था इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अगला हमारा जीएसटी, इसको देख लो क्या था ये। जीएसटी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स था बेटा हमारे पास ना, बहुत ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब ज्यादा मैं टैक्स में नहीं घुसूंगा, बस आपको ऐसे ही मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो बहुत सारे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सबज्यूम्ड कर दिया गया, यानी मिलाकर एक सिंगल टैक्स तैयार किया गया जिसका नाम था जीएसटी, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिप्लेस द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस विद अ यूनिफाइड टैक्स टू क्रिएट द सीमलेस नेशनल मार्केट। और देखो ना, पहले क्या था, टैक्स ना अलग अलग राज्य में अलग अलग रूल रेगुलेशन बने हुए थे, तो जीएसटी आ गए, सबका एक रूल आ गया। तुमने पहले सुना होगा कई लोग बोलते थे यार हम हरियाणा से कार खरीद के लाएंगे, रीजन बीइंग कि वहां पे क्या था, टैक्स कम था, दिल्ली में टैक्स ज्यादा था। तो ये सब लफड़े थे, इन सबको हटा दिया गवर्नमेंट ने, एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आए जिसका नाम था जीएसटी, ठीक है। ये प्रपोज कब हो गया था, 2000 में ही प्रपोज हो गया था, सोचो, और आने आने में 2017 लग गया, नहीं 17 साल लग गए इसको आने में, ठीक है बेटा। इसके की फीचर क्या थे, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, सब्ज्यूम्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स, इसने सब्ज्यूम कर लिया, अपने में मिला लिया और एक सिंगल टैक्स बन गया। डुअल जीएसटी मॉडल बनाया गया बेटा, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर क्या था, स्लैब रेट रखे गए, मिनिमम 0% टैक्स, पाँच, और फिर मैक्सिमम जो था 28% टैक्स रखा गया, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई, सब पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल के लिए, कि कोई बंदा सर्विस दे रहा है किसी को, तो अगर पूरे साल में 20 लाख तक का उसका टर्नओवर है, तब तक उसे जीएसटी नहीं लेना, 20 लाख से ऊपर जाते हैं उसे अपना जीएसटी लेना पड़ता है, ठीक है। और कोई गुड्स गुड्स बेच रहा है अकेला, तो उसके लिए 40 लाख का, ठीक है, थ्रेशोल्ड रखा गया था। फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या था, इनेबल द जीएसटी लेवी, स्टेब्लिश द जीएसटी काउंसिल बनाई गई इसको इनेबल करने के लिए। अब जीएसटी काउंसिल का पेपर में एक नंबर में आ सकता है, चेयरपर्सन कौन होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। और बाकी मेंबर कौन होते हैं, हर राज्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा, कह रहा है यूनिफाइड मार्केट हो गई, रिडक्शन इन टैक्स कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था पुराने वाले सिस्टम में, वो हट गया, एंड जीडीपी बूस्ट हो गई। चैलेंजेस क्या है, इनिशियल इंप्लीमेंटेशन इशू एंड अडॉप्शन फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए इसको अडॉप्ट करना बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इसका, जीएसटी काउंसिल कंटिन्यूज टू मेक एडजस्टमेंट, कोई कमी होती है, कोई अच्छी चीज होती है, कोई कमी होती है, उसको सुधारने के लिए, कोई नई चीज लानी पड़ती है, उसके लिए पॉलिसी एडजस्टमेंट हो सकती है इसके अंदर। फर्दर इंटीग्रेशन, एम्ड एट इंटीग्रेटिंग द इनफॉर्मल सेक्टर एंड एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको भी मिलाने का, जीएसटी के दायरे में लाने का एम है। ये गवर्नमेंट ने जीएसटी बना के ये अचीव करने का सोचा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म एम्ड एट सिंप्लीफाइंग द टैक्सेशन, इसका मेन कंक्लूजन निकाले तो सरकार ने क्यों बनाया, ताकि टैक्स को सिंप्लीफाई किया जा सके, enhancing the efficiency and fostering the economic growth एंड डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस आने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और ऐसी चीजें आए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। केवल इसको सुनना है, अच्छे से सुनोगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ ये वीडियो हम बंद कर रहे हैं अपनी, खत्म कर रहे हैं, अगले लेक्चर के साथ जल्दी आएंगे। पहले वाले यूनिट के तीनों लेक्चर हमने यहाँ पर दे दिए बेटा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।